हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 8 का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, द ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, उसका पार्ट 2 करेंगे, जिसका 5th से स्टार्ट होगा, कंटिन्यू है। 5th जो है ऑपरेशन। व्हाट इज़ ऑपरेशन? ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी को ज़्यादा दबाना, दबाव में आकर उनसे काम करवाना। तो 1765 टू 1835 में ऑपरेशन मतलब सबको दबाना। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को कैसे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर अपने ऊपर उनको दबाव डालकर उन पर काम करवाते थे। तो देखो ये फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है, यहाँ लिखा है कि बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडियन के ऊपर ऑपरेस करना मतलब उनको दबाना तो कंटिन्यू रखा। इन 1818 के अंदर उन्होंने एक रेगुलेशन पास किया, रेगुलेशन 3। दे हैव पास्ड रेगुलेशन 3। अंडर इट, उस कानून के अंदर क्या था कि एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन कोर्ट। मतलब क्या है उसमें, उसके अंदर रूल क्या था, वो जो रेगुलेशन पास किया, एक कानून पास किया ब्रिटिशर्स ने इंडियन को ऑपरेस करते हुए कि इंडियंस जो है, कोई भी इंडियन अगर कोई भी भारतीय नागरिक अगर उन्हें बिना पूछताछ किए उन्हें डायरेक्ट जेल के अंदर डाला जा सकता है, बिना उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही करे बिना। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरी एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस। ये पूरे टाइम, ये जब चल रहा था, ये पूरे टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या करते थे इंडिया के अंदर कि उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी, बड़ी बड़ी सैलरियाँ लेते थे प्राइवेट ईस्ट इंडिया कंपनी से। बड़ी बड़ी सैलरी मतलब उनके पगार ज़्यादा थे, उनकी सैलरियाँ ज़्यादा थी और उन लोग प्राइवेट बिजनेस के अंदर भी अच्छा खासा कमा रहे थे। इन 1829, बाई 1829 तक ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ ₹7 करोड़ टू इंडिया। मतलब 1829 से ब्रिटिश लोग जो थे, ब्रिटिश के गुड्स मतलब ब्रिटेन से जो गुड्स आते थे, मतलब ब्रिटेन से जो अंग्रेज लोगों के जो गुड्स आते थे वो 7 करोड़ टू इंडिया। मतलब 7 करोड़ रुपये जितना माल ब्रिटेन से इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता था। उसी दौरान द ब्रिटिश पर्पोज्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्री बिगेन टू डाई। ऐसे करते हुए उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटेन की कंपनियां थी, जो ब्रिटिश की अंग्रेज़ों की कंपनियां थी, वो धीरे धीरे करके ऐसे ही करके आबाद होते जा रही थी, बड़ी होते जा रही थी। और जो इंडिया की कंपनी है, इंडिया के जो इंडस्ट्री, इंडिया के जो छोटे छोटे कारखाने थे वो ठप होने लगे थे, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा गया था, क्योंकि हर चीज़ें फ़ॉरेन से आया करती थी, हर चीज़ें फ़ॉरेन से आती थी, ब्रिटेन से आती थी और वही वो चीज़ें इंडिया में बिकती थी, क्योंकि फॉरेनर्स ने एक्सपोर्ट के ऊपर उन्होंने टैक्स लेना बंद कर दिया था। आया समझ में? गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। क्या हुआ कि उस दौरान गवर्नर जनरल बेंटिक वो अपने रिपोर्टेड बैक होम, क्या कहा कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द पेन ऑफ इंडिया। कि वहाँ के जो इंडियन वीवर्स है, मतलब जो इंडिया के अंदर जो कढ़ाई काम करने वाले इंडियन वीवर्स है, जो कॉटन में से, रुई के अंदर से कॉटन के कपड़े बनाते थे, वो पूरे तहस नहस हो चुके हैं। उनके पास उनके अंदर मांस बचा ही नहीं, खाली बोन्स है। क्योंकि उन्हें स्टारवेशन करना पड़ रहा है, भूखमरी करनी पड़ रही है, क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्री कोई चल नहीं रही है। और ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि हर चीज़ इंडिया से ही उठाकर ब्रिटेन भेजकर, ब्रिटेन के अंदर से कंपनी चलाकर इंडिया में ही वो चीज़ बेचते थे। और इसी वजह से वो जो इंडिया के जो वीवर्स थे, इंडिया के जो लोग थे, इंडिया के जो आर्टिशियंस थे, वो सब अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, उनके पास कोई काम धंधा नहीं था और खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं थी, तो वो बहुत ही गरीब के गरीब हो चुके थे। फिर क्या हुआ कि 6th टॉपिक है हमारा डिससेटिस्फैक्शन। 1835 टू 56। डिससेटिस्फैक्शन मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिलना। तो एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। जो इंडिया के अंदर पहले जो एजुकेशन मिलता था वो पर्शियन लैंग्वेज और संस्कृत में था, राइट। फिर क्या हुआ कि जब 1835 के अंदर इंग्लिश में नेम मैकुले
सजेस्टेड अ चेंज। इंग्लिशमैन जो एक ब्रिटिश का आदमी था, उसने 1835 के अंदर क्या सजेशन दिया कि ये चेंज करना चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई एजुकेशन जो पहले इंडिया में पर्शियन और संस्कृत में होता था उसको चेंज करना चाहिए। तो क्या कहता है वो, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। वो क्या कहते थे कि हमें यहाँ के नेटिव्स को, हमें यहाँ के नागरिकों को क्या सिखानी चाहिए, इंग्लिश सिखानी चाहिए। और वो भी कहता है, दूसरा जो इंसान है वो क्या कहता है, आई अग्री, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। ये फिर नेक्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिखता है कि इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू हुम द ब्रिटिश गेव पैटी जॉब्स अंडर देम। Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals। क्या हुआ कि इंडियन एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन मतलब वहाँ के लोगों को, इंडिया के लोगों को उन लोग क्या देना चाहते थे, इंग्लिश एजुकेशन देना चाहते थे। और प्रोड्यूस क्लर्क टू हुम मतलब ऐसे क्लर्क, वो इंग्लिश एजुकेशन दे के इंडिया के लोगों को ऐसे क्लर्क बनाना चाहते थे, ऐसे मतलब कर्मचारी बनाना चाहते थे। क्लर्क मतलब कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी बनाना चाहते थे कि जिनको बहुत कम पैसों में ब्रिटिश लोग बहुत अच्छा काम करवा सकते थे। और इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, और इसी चीज़ से क्या हुआ कि वो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इंडिया के अंदर, बहुत सारे लोग इंग्लिश पढ़ने वाले भी हो गए। आया समझ में। तो यहाँ देखो बबल दिया गया, टॉक बबल के अंदर कहता है कि वी शुड एडुकेट अवर ब्रदर्स। एक जो आदमी है वो क्या कहता है, हमें हमारे भाइयों को मतलब हमारी प्रजा को एजुकेट करना चाहिए, उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए। एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशन। क्या कहता है कि उनकी जो मटीरियल कंडीशन है, मतलब उनकी जो हालात है वो सुधारनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसीज टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो वो क्या कहते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो ग्रीवेंसीज है उसको क्या करना चाहिए, कन्वे करना चाहिए। मतलब जो हमारे ये जो थॉट्स है, हमारी जो ये विचारधारणा है वो हमें किसे कहनी चाहिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट को हमें ये चीज़ कहनी चाहिए। अभी हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था कि इंडिया के येलो पार्ट जो था वो इंडिया के अंडर था, मतलब इंडिया के राजाओं के अंडर था, और पिंक पार्ट था वो ब्रिटिश के अंदर था। अभी 1856 के अंदर क्या हुआ, द ब्रिटिश हैज़ कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरा इंडिया ब्रिटिशों ने अपने कब्जे में कर लिया था। अब जो येलो पार्ट है वो सिर्फ इंडिया का है, और बाकी का जो सारा पिंक पार्ट है जो सबसे ज़्यादा है वो ब्रिटिश के अंडर था, ब्रिटिश के कंट्रोल में था। नाउ दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। उन्हें क्या था कि वो थोड़ी तो वो इंडियंस की केयर करते थे। अवर प्रिंस हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट अवर ऑड जॉब्स एंड लैंड, दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। वो क्या कहते थे कि वहाँ के जो बड़े बड़े जो लोगों को अब थोड़ी थोड़ी कदर होने लगी थी, कि उनको पता चलने लगा था कि जो अंग्रेज़ है वो हम भारतीय लोगों को अपने गुलाम बना रहे हैं, और वो हमसे बहुत काम करवा रहे हैं, और वो हमारी ज़मीन जायदाद और हमें कठपुतलियाँ की तरह रख रहे हैं। तो यहाँ टॉक बबल में देखो एक इंसान जो है वो कह रहा है कि हमारे राजाओं को उन्होंने पपेट बना दिया है, हमारे जो राजा है उनको ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कर दिया है, पपेट बना दिया है, कठपुतली बना दिया है, अपने हाथों की कठपुतली बना दिया। एंड वी लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब्स, और हमने हमारी जो पुरानी जो जॉब्स थी वो सब खो चुके हैं, हमारी ज़मीन खो चुके हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि हमारे जो ब्रदर्स हैं, हमारे भाइयों को भी कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स उस टाइम पे कि जो लोग जो आधे इंडियंस थे उनको भी क्या कर रहे थे, वो क्रिश्चियनिटी के अंदर ला रहे थे, क्रिश्चियन जो रिलीजन था उनसे एक्सेप्ट करवा रहे थे। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तो और एक इंसान वो क्या कहता है कि हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, उन्हें कोई बाहर निकालो, उन्हें कोई तो बाहर निकालो, उनसे कोई तो बगावत करो। तो इसी वजह से द स्पार्क मतलब एक चिंगारी लगना। क्या द स्पार्क मतलब एक चिंगारी लगना। तो 1855 और 57 ये 2 सालों में क्या हुआ कि टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin the peasant in the Bengal. The Santals who had lost their land under new land rules become desperate. In 1855 they rose in rebellion and massacred the Europeans and their supporters alike. क्या हुआ कि टैक्सेस मतलब जो उनके ऊपर लगान था, रेवेन्यू था, जो अंग्रेज़ लोग इंडियंस के ऊपर टैक्सेस लेते थे, जो लगान लेते थे, वो धीरे धीरे वो लगान लेने की वजह से लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी, और इसी वजह से वो जो वहाँ के जो
पीजेंट છે पीजेंट मतलब जो खेती बाड़ी में काम करने वाले थे, जो मजदूर थे, वो उन्हें पूरा बर्बाद कर चुका था, वो टैक्स नहीं भर पा रहे थे। इन बंगाल बंगाल के अंदर जो संथल्स थे, जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी, ये रूल के अंदर लैंड रूल के क्या रूल बनाया था कि अगर तुम अपना लगान नहीं भर पाओगे फॉरेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें अपनी जो ज़मीन है वो तुम्हें ब्रिटिशों के हवाले कर देनी होगी, ब्रिटिशों को सौंप देनी होगी। तो जो बंगाल के अंदर जो संथल्स एक जाति थी, उनकी जो ज़मीनें हैं वो ये न्यू लैंड रिफॉर्म्स, लैंड का जो नया कानून निकला था, जो ब्रिटिशर्स ने निकाला था, उसके अंदर उन्होंने अपनी सारी ज़मीनें खो दी। और इसकी वजह से वो लोग बहुत ही डेस्परेट हो गए मतलब बहुत ही गुस्सा हो गए, और उन्हें कुछ ना कुछ तो करना था, वो अब शांत नहीं बैठ सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, इन 1855 में उन्होंने एक रिबेलियन करना मतलब भागी करना, मतलब उनके ऊपर उनके खिलाफ खड़े हो गए और मेसेड यूरोपियंस। और उन्होंने क्या किया, यूरोपियंस जो वहाँ के जो सपोर्टर्स थे, उनके जो ब्रिटिश के यूरोपियन सपोर्टर्स थे जो बंगाल के अंदर थे, उनको उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया और उनके ऊपर बहुत मारा उनको, और उनके साथ लड़ाई करी, वॉर करा। डिसकॉन्टेंट वॉज ब्रूइंग इन द इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू। और ये डिसकॉन्टेंट, ये क्या होने लगा कि भेदभाव है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश करी थी, तो उन्होंने भी क्या किया, उसके अंदर भी भेदभाव होने लगा। क्या भेदभाव होने लगा कि द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे, मेंशंस टू live in servants, while we get a petitions and slow promotion. The Angrez ask us to cross the sea, which is against our religion. Who is the टोपी वाला to abolish our age old customs? We must drive out the अंग्रेज। उस टाइम पर क्या होने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स, जो सोल्जर्स थे, जो आर्मी थे, उसके अंदर कई इंडियंस थे और कई फॉरेनर्स थे। तो जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या करते थे कि जो फॉरेनर्स, जो ब्रिटिश से आए हुए सैनिक थे, उनके सोल्जर थे, उनको वो लोग क्या करते थे, अच्छी खासी रकम देते थे, अच्छी खासी सैलरी देते थे, और उनको रहने के लिए भी अच्छा खासा घर देते थे, मेंशन मतलब अच्छे अच्छे बंगलो देते थे उनको रहने के लिए भी, और सैलरी भी अच्छी देते थे, उनको प्रमोशन जल्दी मिलते थे। पर जो इंडियंस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एज अ सोल्जर काम करते थे, उन्हें बहुत ही कम सैलरी मिलती थी और प्रमोशन भी नहीं मिलता था, बहुत स्लो प्रमोशन मिलता था। इसी वजह से, और वो क्या करते थे, जो फॉरेनर्स है, वो जानबूझ के इंडिया के जो लोग हैं, उन्हें पता था फॉरेनर्स को कि इंडिया के लोग ये मानते हैं कि अगर हमने किसी ने भी सी क्रॉस किया, मतलब हमने समुद्र क्रॉस किया, तो उन्हें लगता है कि हम अपना रिलीजन ब्रेक कर रहे हैं, हम हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। फिर भी जो अंग्रेज़ लोग हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, वो क्या करते थे, उनके पास ज़बरदस्ती सी क्रॉस करवाते थे, कि जिसकी वजह से उनको लगता था कि वो लोग ने धर्म भ्रष्ट किया है। तो वो लोगों के अंदर भी एक गुस्सा था, लोगों के अंदर भी धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था कि ये लोग टोपी वाले, मतलब जो ब्रिटिशर्स है, ये टोपी वाले, तो ऐसे तो कौन है कि जो हमारी पुरानी रीति रिवाज को चेंज कर रहा है। और फिर क्या होने लगा, वी मस्ट ड्राइव आउट अंग्रेज, हमें इन अंग्रेज़ों को भगाना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अट्रैक्टेड एडजंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एक्सक्यूटेड। क्या हुआ कि ये चीज़ जो आर्मी के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स है, आर्मी थी उनकी, उसके अंदर एक सिपाही, एक ऐसा भी एक सैनिक था जो जिसका नाम था मंगल पांडे, जिसको यही बात के ऊपर गुस्सा था। और उन्होंने क्या किया, उनके जो एक ऊपर के हेड थे, जो एडजटेंट थे उनके रेजिमेंट के, मतलब उनकी जो टीम के, उनकी जो एक टुकड़ी थी आर्मी की, उसके जो हेड थे, उनके साथ उसकी कहाँ सुनी हो गई, और उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। और उनके ये अटैक करने की वजह से उन्हें जो ब्रिटिश लोगों है, उन्होंने मंगल पांडे को फांसी देकर मार दिया था। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड आउट ऑफ देयर यूनिफॉर्म। उन्होंने क्या किया, फिर ये देखकर हज़ारों सिपाही थे, वो लोग ने भी क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, मतलब उन्होंने भी बगावत कर दी, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दिया। और धीरे धीरे वो भी अपने यूनिफॉर्म फाड़ कर इन लोग के पास आने लगे। फिर क्या, फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल माइंड। O proud Brahmin soldier, do you know but the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of the cow and pigs.
व्हाट द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। क्या होने लगा कि इंडिया जो इंडियंस थोड़े जो ब्रिटिश के जो लोग थे, थोड़े जो वहाँ के जो सैनिक थे, वह जो ब्रिटिश के लोग थे, वो थोड़े जो इंग्लिश मैन थे, वो लोग थोड़े ऐसे भी थे कि जो इंडियन के कस्टम्स है, इंडियन के जो रीति रिवाज है, उसको भी वो मानते थे, उनको वो समझते थे। और इस कारण उन्होंने एक का जन ने क्या कह दिया कि तुम तो मतलब हम इंडियंस है, उनके लिए गाय जो होती है काऊ, हिंदूज़ के लिए वो बहुत ही पवित्र होती है। और जो मुस्लिम्स लोग होते हैं उनके लिए पिग्स बहुत अच्छा नहीं माना जाता, उन लोग पिग्स से बहुत ये करते हैं, और वो भी उनका धर्म भ्रष्ट का एक ये नतीजा है। तो ये दोनों जो हमारे इंडिया के जो हिंदू और मुस्लिम है, दोनों के लिए ये बहुत बहुत गंदी चीज़ हो रही थी कि उनको बिना कहे ये जो सैनिक है वो अपने मतलब ब्रिटिशर्स है, वो अपने अपने साथ काम करवाते थे। और क्या काम करवाते थे कि वो जो लोग जो पहले गन के अंदर डालने के लिए बुलेट आती थी, तो वो बुलेट को चलाने से पहले एक ऐसा ग्रीस होता था वो बुलेट के ऊपर, जिसे हमें मुंह से तोड़ना पड़ता था, बाइट करना पड़ता था, और फिर ही वो गन के अंदर चलाकर वो बुलेट चलती थी। आए समझ में? तो ये इंग्लिश मैन ने, जो इंग्लिश के जो अंग्रेज थी, अंग्रेज सरकार थी, जो ब्रिटिश के लोग थे, उन्होंने ये बात जो है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों से छुपाई थी। पर कुछ जो ब्रिटिश के लोग थे उन्होंने ये बात ब्राह्मण्स को और मुस्लिम्स को बता दी। क्या बता दी कि तुम जो वो जो ग्रीस है जो वो बुलेट के ऊपर लगा रहता है, तुम बाइट करते हो, वो काऊ और पिग के फैट, काऊ और पिग की चर्बी से बना होता है। और इसी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों को बहुत गुस्सा आया ये अंग्रेज़ों पर। Soon the chapatis were sent from village to village to tell people that their emperor would want their service। फिर धीरे धीरे क्या होने लगी, जो चपातीज है, चपातीज मतलब रोटी, रोटी के अंदर एक संदेशा गाँव से गाँव तक संदेशा जाने लगा कि जिसे ब्रिटिशर्स को भी पता ना चले, और जो एम्परर है मतलब वहाँ के राजा है उनको तुम्हारी ज़रूरत है, ये बात सब लोगों तक पहुँचने लगी। सिमिलरली इसी तरह क्या होने लगा, जो लोटस का जो फ्लावर है मतलब जो कमल का फूल है, वो इंडियंस के अंदर जो सर्कुलेट होने लगा इंडियन सोल्जर्स के अंदर, कि हमें भी इनसे बगावत करनी चाहिए, फॉरेनर्स है उनसे बगावत करनी चाहिए। तो वो जो हर राज्य के लोग हैं, हर गांव के लोग हैं, वो चपाती और कमल का फूल एक दूसरे को देकर क्या करते थे, अपनी ग्रुप बना रहे थे, अपना एक समूह बना रहे थे, जिसकी वजह से वो हम ब्रिटिश के ऊपर आक्रमण कर सके। द मास गेव ऑल द हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट। और यही धीरे धीरे जब ये जो संदेशा है वो गांव गांव पहुंचने लगा, हर गांव के लोग, हर राज्य के लोग सब साथ में आ गए, सब इंडियन साथ में आ गए। और जो जो क्रांति करने, रिवोल्ट्स मतलब जो क्रांतिकारी थे, जो इनके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने वाले थे, उनको उन्होंने अपने घरों में पनाह दी, खाने के लिए खाना दिया, और उन्होंने भी ये जो मूवमेंट होने वाला था, जो उनके अगेंस्ट लड़ाई होने वाली थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसके अंदर उनको साथ दिया। फिर क्या होता है कि 8 टॉपिक जो है 1857 के अंदर रिवोल्ट मतलब क्रांति हुई, रिवोल्ट मतलब क्रांति हुई। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मीरठ के अंदर पहली बार क्रांति चालू हुई, वायलेंट आउटब्रेक हुआ, मतलब वायलेंट मतलब हिंसा शुरू हुई, हिंसा मतलब वॉर शुरू हो गया फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स और इंडियन लोगों के बीच में। क्या होने लगा, मीरठ के अंदर पहली बार क्या होने लगा, उनके बीच में वायलेंस शुरू हो गया, हिंसा शुरू हो गई, वॉर शुरू हो गया। क्या होने लगा, फिर यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारे जो मतलब इंडियन सोल्जर्स है, वो जो आर्मी वाले हैं, जो ब्रिटिश आर्मी वाले हैं रेड जैकेट में, उन्हें मार रहे हैं। फिर क्या होने लगा था, सिपाही मार्च टू दिल्ली। और जो सिपाही लोग थे, जो उनके साथ जो धीरे धीरे मीरठ से संघर्ष करते हुए, मीरठ से सब अंग्रेज़ों को हटाते हुए, उन लोग कहाँ आए, दिल्ली की तरफ आए। दिल्ली के अंदर जो लॉन्ग लिव अवर में एम्परर बहादुर शाह, उस टाइम पे जो किंग
किंग थे उस टाइम पे, बहादुर शाह जफ़र वो जो किंग है वो क्रांतिकारी, उन्होंने ही सबके अंदर ये मैसेज फैलाया था कि हमें तो इनके खिलाफ जंग करनी चाहिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। और तो पहली बार जब मेरठ के अंदर और दिल्ली के अंदर ये लड़ाई शुरू हुई थी, रिवोल्ट शुरू हुआ था, क्रांति शुरू हुई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तब वहाँ के एम्परर कौन थे? बहादुर शाह जफ़र। लोगों ने, वो प्रजा ने उनको एज अ किंग एक्सेप्ट किया। वो लोग जो दिल्ली आए वो लोग, और वहाँ से भी ब्रिटिशर्स को हटाने लगे। द रिबेलिएशन स्प्रेड वाइडर, और जो रिबेल, ये जो क्रांति है वो धीरे धीरे, ये जो उन्होंने एक ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो क्रांति शुरू की थी, जो लड़ाई शुरू की थी, वो अभी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी एंड दे वर सॉर, और यही जो बड़े बड़े कई ज़मींदार थे जिन्होंने अपनी ज़मीन खो चुके थे ब्रिटिश पॉलिसी के अंदर, वो सारे लोग भी उनसे बहुत कंटाल चुके थे, ब्रिटिशर्स से बहुत गुस्से में थे, बहुत खफा थे, और इसी वजह से वो भी चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से मारकर भगाए। तो यहाँ देख सकते हैं कि सेकंड पिक्चर के अंदर कि वो जो कह रहे हैं कि द वाइट मैन रूल्स मस्ट एंड, कि जो वाइट मैन है, जो ब्रिटिशर्स है, उनके जो रूल्स है, उनके कानून है, वो अब ख़त्म होने चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, वो सामने बैठे हैं एक इंसान, वो क्या कहते हैं, येस वी विल हेल्प यू, क्या कहते हैं, हम मदद करेंगे। द फाइट फॉर द फ्रीडम, 1857 में मेरठ के अंदर पहली बार क्रांति हुई, उसके बाद फ्रीडम, आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। मैनी फॉर्मर रूलर लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वेड बीटर, द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम। क्या हुआ था कि बेगम हजरत महल लखनऊ की राजकुमारी थी, और उनकी ज़मीन भी, उनकी जो जायदाद थी, उनकी जो किंगडम था, उनका भी जो राजपाट था, वो ब्रिटिश ले चुके थे। इसी वजह से वो भी बहुत गुस्से में थी, और वो भी चाहती थी कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना चाहिए। तो दे जॉइंट ऑब्सर्व अगेंस्ट द फॉरेनर, और उन्होंने भी ये जो क्रांति के अंदर उन्होंने भी पार्ट लिया, और उन्होंने भी उनके सामने क्रांति शुरू कर दी, अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी। पॉपुलर लीडर्स लाइक द मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड पीपल, जो और बहुत बड़े बड़े जो पॉपुलर लीडर्स थे, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने भी क्या किया, नेता थे, लीडर्स मतलब नेता, जो बड़े बड़े नेता थे, जो है मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद के जो मौलवी अहमदुल्ला जो लीडर थे, उन्होंने लोगों से क्या कहा कि राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज रेनिंग अवर लैंड, रूइनिंग अवर लैंड। क्या कहते हैं, उठो भाई उठो, हमें सबकी ज़रूरत है, अंग्रेज़ जो है वो हमारी जो ज़मीन है उसको खा रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन द बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, और इसी वजह से जो वहाँ के लोग थे, जो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सब ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, एक जंग शुरू कर दी। बरेली, कानपुर, इलाहाबाद के लोगों ने भी वहाँ से क्रांति शुरू कर दी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे देश के अंदर क्रांति अलग अलग जगह पे, अलग अलग राज्य के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ फैलने लगी। फिर क्या हुआ कि अजीमुल्ला खान टोल तात्या तोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या तोपे से क्या कहा कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो क्या कहते हैं, जो अजीमुल्ला खान है, वो तात्या तोपे से कहते हैं कि हमें एज अ इंडियन लीडर, इंडिपेंडेंस, हमारे वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब है, उनको एक लीडर की तरह रहना चाहिए ये इंडिपेंडेंट की वॉर के अंदर। ये जो हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उसके अंदर हमें एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग नेता चाहिए, जिसके लिए हम पेशवा नाना को सिलेक्ट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो पेशवा नाना है वो हमें ये क्रांति दिलाने में हमारी मदद कर सकते हैं, और वो हमारे अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो इस तरह जो पेशवा नाना थे, तात्या तोपे थे, वो कैसे ऐसे क्रांति में जॉइंट हुए। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज ब्रेस्ट, और ऐसे हर जगह पे क्रांति शुरू हुई। जो 80 मतलब 80 ईयर्स के जो कुंवर सिंह थे, मतलब वो भी एक राजा थे बिहार के, उन्होंने भी ये क्रांति के अंदर अपना बलिदान दिया। उन्हें भी अपने कमर के अंदर उन्होंने भी बुलेट खाई, और वो भी शहीद हो गए। और शहीद होते टाइम उन्होंने गंगा के अंदर क्या कहा, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। क्या कहने लगा कि गंगा माँ, ये मेरी लास्ट आहुति है, तुम्हें ये मेरी लास्ट आहुति है। द पेट्रियट्स प्रोनाउंस अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच बैटल ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया। और इस तरह ये हर जगह पे, बिहार में, जो
इलाहाबाद है, कानपुर है, वो हर जगह पे मेरठ है, हर जगह पे दिल्ली, हर जगह पे कैसे ये क्रांति शुरू हुई, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैसे लड़ाई शुरू हुई। तो ये हमें पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहली आज़ादी की लड़ाई कैसी लड़ी गई और कैसे ऐसी जागरूकता फैली, उसके बारे में हमने ये टॉपिक में, ये चैप्टर में देखा, पार्ट 2 में देखा। ये जो चैप्टर है उसका नाम था ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट। पार्ट 1 का मैंने वीडियो डाल चुकी हूँ और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 के वीडियो में भी हमने देखा कि कैसे जो ब्रिटिशर्स है वो इंडियन के ऊपर कैसे जुल्म कर रहे थे, कैसे अपने अंडर सारा चीज़ें ले ली थी, कैसे वो सब इंडियंस को ऑप्रेस कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे, और कैसे उनसे अपनी जॉब छीन रहे थे, और कैसे लोगों के ऊपर काम करवा रहे थे, और कैसे ये सब चीज़ें इंडियन से सहन नहीं हुई और धीरे धीरे वो लोग भी क्या करने लगे, धीरे धीरे उन्हें भी ये सब चीज़ सहन नहीं और वो उनके खिलाफ क्रांति करना शुरू कर दिया। तो यहाँ जो हमारा चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट होता है, जो चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट। हमारा जो चैप्टर है इंग्लिश का चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट, यह हमारा कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला, इंडिया और ब्रिटिश की हिस्ट्री के बारे में पता चला कि कैसे ब्रिटिशर्स आए 1757 के अंदर, कैसे उन्होंने अपना हुकूमत शुरू की, और कैसे 1857 के अंदर पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी और कैसे लड़ी गई थी, आया समझ में। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।